स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभिनव आरएस अकेडमी के इस ई प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ साथियों, आज फिर एक बार उपस्थित हैं हम सभी राजस्थान को जाने प्रतियोगिता सीरीज के भाग 8 को लेकर। साथियों, देखते देखते आज 8वां दिन हम लोगों को हो चुका है और 8 राजस्थान को जाने प्रतियोगिता सीरीज हम लोग जारी कर चुके हैं। साथियों, ये प्रतियोगिता सीरीज बेहद ही रोमांचक तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है और इस प्रतियोगिता सीरीज का आप लोगों को बेहद लाभ मिल रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथियों, कैसा आप लोगों को अपना अनुभव जो भी है वो मुझे आप लोग फीडबैक के माध्यम से अवगत कराते रहिए, ताकि इस सीरीज को हम लोग और भी बेहतरीन बनाने के प्रयास कर सकें। चलो शुरू करते हैं हम लोग राजस्थान को जाने, राजस्थान जी की प्रश्नोत्तरी 8। उससे पहले बारी आती है हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 7 के विजेता घोषित करने की। जी हाँ साथियों, तो आज के प्रश्नोत्तरी सीरीज 7 के जो विजेता हैं, लकी ड्रॉ के द्वारा जो विजेता का अनाउंस किया गया है, वो विजेता आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जी हाँ, प्रश्नोत्तरी सीरीज 7 के विजेता हैं नंद किशोर प्रजापत बगरू से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा नंद किशोर आपको। साथियों, आप भी इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के लकी विनर बन सकते हैं। लकी विनर बनने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को पूरी खेलनी है। शुरू से लेकर एंड तक इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को ज्वाइन करना है और इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। जी हाँ साथियों, किन्हीं 3 सही जवाब देने के पश्चात आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में अंकित किया जाएगा और उसमें से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जा रहा है। तो साथियों, पुनः नंद किशोर प्रजापति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम लोग शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 8। प्रश्नोत्तरी सीरीज 8 को लेकर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभिलेखों के आधार पर, जी हां, अभिलेखों के आधार पर इतिहास से प्रश्न आपके लिए है। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, समझने का प्रयत्न करना। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, या फिर इसको हम लोग पूर्व मध्यकाल, ये मध्यकाल से पूर्व के समय का हम लोग बात कर रहे हैं, में किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए। समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न को। तो अभिलेखों के आधार पर या शिलालेखों के आधार पर 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हमारे यहाँ पर राजस्थान में किस देवता की सर्वोच्च पूजा की जाती थी या सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी। ऑप्शन है आपके भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान सूर्य। जवाब दीजिए, कमांड फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने जवाब डालिए आप लोग। आज कमेंट और भी स्पीड से कीजिएगा आप लोग, आज कमेंटों की संख्या को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। कमेंट फटाफट कीजिएगा, जो भी आपको जवाब लग रहा है। 10 सेकंड आप लोगों के पास है। साथियों, जो आपका ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, भगवान शिव। बात करें साथियों हम लोग कि भगवान शिव क्यों और कैसे पता लगा हमें, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँ साथियों मैं। सबसे पहले तो बात आती है साथियों, हमारे राजस्थान से जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, उन अभिलेखों के आधार पर ही हमने ये बात प्रमाणित की है कि साहब 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हमारे यहाँ पर राजस्थान में भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और उनकी सर्वोच्च रूप में क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ साथियों, इसके थोड़े से प्रमाणों को लेकर हम चर्चा करें, तो आपने अपना जो आभानेरी और ओशिया, जी हाँ, आभानेरी और ओशिया, इन दोनों जगह की बात करूं मैं, तो आभानेरी और ओशिया में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजने के प्रमाण मिले हैं। यहां से किसके प्रमाण मिले हैं? भगवान शिव को अर्धनारीश्वर, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजने के प्रमाण हमें मिले हैं आभानेरी और ओशिया से। तो मतलब तात्पर्य साफ शब्दों में है कि सब इस समय भगवान शिव की पूजा की जाती थी। और आगे की मैं देखूं अगर साथियों, तो हमारे राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों की मैं बात करूं, तो उन राजवंशों के द्वारा भी भगवान शिव का है उन राजवंशों पर प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अर्थात उन राजवंशों की बात करूं तो एक तो आपका मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ में आपको पता है भगवान शिव को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ मानकर ही वो सारा कार्य करते थे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ आपकी मारवाड़ की, मारवाड़
पर भी शैव धर्म का बहुत प्रभाव देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर अगर मैं मारवाड़ और मेवाड़ की पृष्ठभूमि की बात करूं इस समय की, या फिर मैं आपके आभनेरी और ओशिया के प्रमाणों की बात करूं, तो इन बातों से प्रमाणित हो जाता है कि इस पूर्व मध्य काल में हमारे राजस्थान की संस्कृति में लोगों के द्वारा भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी। साथियों, आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गूदड़ संप्रदाय। जी हाँ, संत संप्रदाय से प्रश्न आपका। गूदड़ संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत द्वारा की गई थी? गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन कहलाते हैं? सीधा सा जवाब दीजिए आप। संत निम्बारकाचार्य, संत दास जी, संत पीपा जी, संत जाम्बो जी। जवाब आपके कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। जी हाँ, फटाफट जवाब जल्दी देते चले, जवाब में कंजूसी कोई भी ना करें। आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा लाइव होने में बड़ा समय लग गया, आज बड़ा लेट हो चुके हैं, और इस लेट होने का थोड़ा सा लॉजिक था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल दोपहर से ही, तो आज उठने में बहुत लेट हुए, लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक उठ पाया। उस वजह से आप लोगों के पास वीडियो बहुत लेट आज आ पाया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी बालक। मुझे विश्वास है कि इस 2 घंटे जो लेट हुआ उसमें आपने और अध्ययन बाकी चीज़ों का किया होगा। पिछला कल या परसों या पहले रोज वाला अगर किसी का वीडियो छूट गया होगा तो उसने वो सारा पाठ्यक्रम वहाँ से तैयार कर लिया होगा। बात करते हैं हम लोग गूदड़ संप्रदाय की। साथियों, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं गूदड़ संप्रदाय के, वो संस्थापक माने जाते हैं संत दास जी। जी हाँ, संत दास जी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, संत दास जी। साथियों, अगर मैं बात करूँ संत दास जी की, तो यहाँ पर एक बात प्रमाणित होती है। जी हाँ, कि आपके जो संत दास जी थे, इन संत दास जी ने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी, और इसको गूदड़ संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं संत दास जी के द्वारा या इनके जितने भी अनुयायी थे, जो गूदड़ संप्रदाय के जितने भी अनुयायी थे, ये सब लोग वस्त्रों से बनी हुई जो गूदड़ी होती है, जी हाँ, वस्त्रों से गूदड़ी के जो वस्त्र होते थे, गूदड़ी के बने हुए जो वस्त्र होते थे वो ये धारण करते थे, इसलिए ये संप्रदाय गूदड़ संप्रदाय कहलाता था हमारे राजस्थान में। अगर मैं बात करूँ इस गूदड़ संप्रदाय की साथियों, तो इसकी जो प्रधान पीठ है, गूदड़ संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है अपनी, वो प्रधान पीठ साथियों भीलवाड़ा में स्थित है। जी हाँ, भीलवाड़ा में। परंतु अगर भीलवाड़ा में भी इंडिविजुअल आपसे गांव का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखना दातड़ा गांव। जी हाँ, कौन सा गांव है? दातड़ा। आज की सीरीज में हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रहण आप लोगों के समकक्ष लेकर आए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पूरे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने नोट्स बनाते चले। जिन्होंने अभी भी अपनी नोटबुक नहीं उठाई वो नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, सारी चीज़ों को डिटेल वाइज लिखते चलिएगा। तो हमने बात की गूदड़ संप्रदाय की। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी कहलाते। गूदड़ संप्रदाय क्यों कहा गया? क्योंकि इनके जितने भी शिष्य थे संत दास जी के, अशम संत दास जी, वो गूदड़ी से बने हुए वस्त्रों को धारण करते थे, इसलिए गूदड़ संप्रदाय कहलाया था। गूदड़ संप्रदाय की बात करूँ तो ये दातड़ा में इनकी प्रधान पीठ है। दातड़ा की बात करूँ तो दातड़ा अपने भीलवाड़ा में आता है। कहाँ पर आता है? दातड़ा गूदड़ जो संप्रदाय आपकी भीलवाड़ा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, मंत्र राज प्रकाश। जी हां, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मैंने कहा कि आज के प्रश्न बड़े ही बेहतरीन होने वाले हैं। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत लालदास, संत हरिदास, संत सुंदरदास या संत चरणदास? जवाब फटाफट कमेंट कीजिए आप। साथियों, आज करंट के भी कुछ प्रश्न मैंने जोड़े हैं और करंट के प्रश्न बड़े ही बेहतरीन प्रश्न हैं। मैं आपको सूचित कर दूं, 1-2 दिन में हमारा जो करंट कैप्सूल है, अभिनव का जो करंट कैप्सूल होगा, वो भी अप्रैल का जो सेकंड कैप्सूल होगा वो आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो शायद कल या परसों में वो करंट कैप्सूल भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पर मंत्र राज प्रकाश की। साथियों, मंत्र राज प्रकाश की बात करूं तो इनका संबंध था ऑप्शन बी, जी हाँ, संत हरिदास जी से। संत हरिदास जी के
जो विचार थे, जो आध्यात्मिक विचार थे, उनको संकलित किया गया है मंत्र राज प्रकाश में। जी हाँ, मंत्र राज प्रकाश के अलावा संत हरिदास जी का एक अन्य ग्रंथ और है जिसमें भी इनके आध्यात्मिक विचारों को संकलित किया गया है। अगर उस ग्रंथ का भी नाम पूछे आपसे तो याद रखिएगा, हरिपुर की वाणी। जी हाँ, हरिपुर की वाणी, हरिपुर की वाणी और मंत्र राज प्रकाश, इन दोनों ग्रंथों का संबंध जो है वो संबंध संत हरिदास जी से। जी हाँ, संत हरिदास जी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो कि बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ साथियों, करंट को लेकर जैसे मैं बात कर रहा था अभी आपके पास कि करंट का अगला प्रश्न होगा, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जी हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? हाल ही में ये जारी किया गया हमारे यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि वैश्विक लेवल पर एक इंडेक्स है जो जारी किया जाता है प्रति वर्ष। अच्छा, क्यों जारी किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है, सारी बात करेंगे, पूरी डिटेल से मैं बात करूंगा इसको लेकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट को लेकर आपका। पहले तो मुझे जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। ऑप्शन आपके फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या अमेरिका। आपके जवाब जल्दी कमेंट में डालिए। आप लोग मुझे उत्तर देने के बाद कमेंट देते हो काफ़ी बालक। पहले प्रयास करो, आप लोग अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि ये सीरीज उन सभी बालकों के लिए ज़्यादा निर्णायक साबित होगी जिनकी तैयारी पहले से बहुत बेहतरीन है। और जो बालक तैयारी अभी तक जुड़े नहीं है या जुड़ नहीं पाए तैयारी से, वो लोग इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर 2 बार देखें, 1 बार नहीं, दिन में 2 बार देखें, हर प्रश्न की व्याख्या को समझें, नोट्स बनाते चलें। मैं कहता हूँ ये टेस्ट सीरीज अगर ईश्वर की कृपा और माता रानी के आशीर्वाद से अगर ये टेस्ट सीरीज अपने 100 का आंकड़ा पार कर लेती है तो मैं मानता हूँ साथियों कि आपकी राजस्थान जीके में कोई सा भी प्रश्न आपकी जीके की इस सीरीज से बाहर नहीं जा पाएगा। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कौन शीर्ष स्थान पर रहा। जवाब आपने दिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, सबके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। जो आपका प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, नॉर्वे। और नॉर्वे अब की बार भी पिछले 2019 में भी फर्स्ट रैंक पर था और अब की बार 2020 में भी रैंक फर्स्ट पर या प्रथम या शीर्ष स्थान पर रहा नॉर्वे। पहली बात करते हैं कि आखिर ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या, कहाँ से आया, कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, सारी डिटेल देखेंगे। अच्छा, इसके नोट्स तो 100% आपको लिखने हैं नोटबुक में। फटाफट नोटबुक उठाइए, चलते हैं हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सूचकांक मतलब इंडेक्स। सबसे पहले बात करूं बेटा जी मैं अगर इस सूचकांक की, तो ये 2020 की जो अभी रिपोर्ट आई हाल ही में, ये रिपोर्ट 180 देशों की रिपोर्ट है। जी हाँ, इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 180 देशों को शामिल किया गया है। फिर एक बात आती है कि साहब ये रिपोर्ट आखिर जारी कौन करता है, ये रिपोर्ट आखिर जारी करता कौन है? तो साथियों ध्यान रखना, एक संस्था का मैं नाम बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। जी हाँ, किसके द्वारा जारी की जाती है ये? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष 180 देशों की एक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। अच्छा, मैं पहले बात कर लेता हूं आखिर ये है क्या प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। साथियों, प्रत्येक देश में प्रेस का मतलब आपका मैं बात करूं तो जो मीडिया है, उस मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी समाचारों की मैं बात कर रहा हूँ। तो साथियों जो प्रेस है, उस प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है देश में,
किसी देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता का आकलन और अंकन किया गया है। तो किस देश में किसी मीडिया को कितनी फ्रीडम है, कितनी आज़ादी है, कितना वहाँ का मीडिया स्वतंत्र रूप से अपनी सूचनाओं का संप्रेषण कर पा रहा है, इसको लेकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा। और साथियों, अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट 2000 में, सन 2002 में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट जारी की गई थी, सन 2002 में। 2002 के बाद प्रति वर्ष ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। और अगर मैं बात करूं साथियों इस रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट में अभी 2020 की रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है, जी हाँ, ध्यान से समझना और इस आंकड़े को जरूर लिखना। पहले नंबर पर तो मैंने बताया नॉर्वे, और भारत के स्थान की बात पूछे तो भारत का स्थान रहा 142वां स्थान। जी हाँ, पिछली बार 2019 की अगर बात करूं मैं भारत की, तो 2019 में भारत का स्थान था 140वां। 2 रैंकों की इनको और गिरावट देखने को मिली है, और वर्तमान में 142वीं पोजीशन पर भारत की स्थिति है विश्व प्रेस को लेकर। साथियों, अगर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूं अगर मैं पत्रकारिता को लेकर, तो देखो पत्रकारिता में मैं 2018 के आंकड़े बताता हूँ आपको, भारत की बात कर रहा हूँ। 2018 में 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों की हत्याएं कर दी गई थी या उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब पत्रकारिता के दौरान उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और पत्रकारिता करना चाहा, परंतु उन लोगों की मृत्यु या मौत उनकी हो गई थी। 2018 का आंकड़ा बता रहा हूँ, परंतु 2019 के आंकड़ों के अनुसार एक भी मौत नहीं हुई, मतलब एक भी पत्रकार की अस्मिता पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आई। इसलिए 2019 में जो आंकड़ा था वो आंकड़ा 140 पर था, परंतु कुछ चुटमुट 2020 में घटनाएं हुई और उनकी बदौलत 2020 में हमारी रैंक 2 और गिरी और 142वें रैंक पर हम पहुंच पाए। साथियों, अगर मैं बात करूं आपके सामने अगर रैंक को लेकर, तो फर्स्ट रैंक पर मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर कौन है आपका, नॉर्वे। सेकंड रैंक पर भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, फिनलैंड। थर्ड रैंक पर आपसे पूछे तो डेनमार्क का जरूर याद रखना। ये 3 रैंक तो आपको याद रखनी है। फर्स्ट पर कौन है, नॉर्वे। सेकंड पर कौन है, फिनलैंड। थर्ड पर कौन है, डेनमार्क। अच्छा, इसके पश्चात भारत की कौन सी है, 142वीं। 2019 में कौन सी थी, 140वीं। शुरू कब से हुआ था ये इंडेक्स, 2002 से। अच्छा, 2018 में कितने पत्रकारों की मृत्यु हुई थी, 6 पत्रकारों की। 2019 में एक भी नहीं, 2020 में एक भी नहीं। अच्छा, फिर आगे अगर प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछ लेता है कि अगर किसी पत्रकार के साथ किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है, उसको परेशान करने का प्रयास किया जाता है, या उसको मतलब मौत के घाट उतारने का, या उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है, तो साथियों इसमें आईपीसी की धारा लगती है। ध्यान रखना, आईपीसी की जो धारा 124 जो ए है, ध्यान रखना इस बात को। आईपीसी धारा 124 ए के तहत उस व्यक्ति पर बकायदा मुकदमा चलेगा, उस पर बकायदा केस दर्ज होगा। इसका मैं एक तत्कालीन उदाहरण बता देता हूं आपको, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग न्यूज चैनल्स देख रहे होंगे, एक न्यूज चैनल का नाम बता रहा हूं मैं, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, आर भारत के नाम से आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, टाटा स्काई या कोई सा भी जो डिश टीवी यूज़ करते हैं। तो आर भारत के जो प्रोड्यूसर मान लो, या एडिटिंग जो डायरेक्टर है, वो एडिटिंग डायरेक्टर हैं अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी की अगर मैं बात करूं, याद रखना इस बात को, आरएएस जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बालक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक प्रश्न बताऊंगा जो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर जो बालक 2018 के आरएएस मेंस दी थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना। ये पॉइंट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पॉइंट रखा जा सकता है। हाल ही में अर्नब गोस्वामी ने अपनी जो आर भारत जो न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल पर कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से उन्होंने सीधे आक्षेप लगाए, सीधे सवाल पूछे, और उन सवालों के मतलब बुरा लगने की वजह से उन पर हमला करवाया गया, और हमले को लेकर उन्होंने एफआईआर करवाई उन लोगों पर, और ये सारा मामला भारत की राजनीति में बड़ा तूल पकड़ा।
बहुत से राजनेताओं के, बहुत से सोशलिज्म पर्सन्स के कमेंट्स आए, तो कुल मिलाकर ये बात उठी कि साहब पत्रकारिता पर आप लोग इस प्रकार का अगर हमला करेंगे तो इससे पत्रकारिता का अंत हो जाएगा। और साथियों इन्हीं चीज़ों से प्रभाव पड़ता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर। तो साथियों जो बच्चे आरएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बालक कोई एक प्रश्न जरूर लिखिए, उस प्रश्न का आप लोग जवाब लिखना। आपको मैं प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा आप। मीडिया की, जी हां, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र में आवश्यक। आवश्यक, ये प्रश्न दूसरी तरीके से भी आ सकता है आपको। लोकतंत्र में मीडिया की, लोकतंत्र में मीडिया की आवश्यकता क्यों, स्पष्ट करें। आप लोगों के सामने ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की मुख्य परीक्षा में तो साथियों ये 15 शब्दों में तो आने वाला है नहीं। इस प्रश्न को आपसे 50 शब्दों में पूछा जाएगा। जहां तक मुझे लगता है 50 शब्दों में ये प्रश्न आ सकता है। और इंटरव्यू की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता को लेकर ये प्रश्न बड़ा हाईलाइट है। तो साथियों आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक दो बात मैं और आपको बता देता हूँ इसी के दौरान। साथियों ये तो बात थी अपनी आरएएस जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। साथियों अगर मैं जनरल लेवल की बात करूं तो इसमें जो 180वीं कंडीशन पर रहा है वो रहा है आपका उत्तर कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरिया, जहां पर प्रेस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है किसी प्रकार की। उत्तर कोरिया को 180वें स्थान पर रखा है। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसियों की तो यहाँ पर अपना जो पाकिस्तान है पड़ोसी, अपना नहीं पराया, पाकिस्तान को 145वीं रैंक मिली है। और अगर चीन की बात करूं, नालायक चीन की बात करूं तो 177वीं रैंक चीन को मिली है, क्योंकि वहां पर पत्रकारिता पर पूरी तरीके से पाबंदियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध वहां पर लगाए हुए हैं। तो 177 रैंक के साथ चीन है, 145 के साथ अपना पड़ोसी पाकिस्तान, और भारत की रैंक उनसे 142। साथियों बात करूं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है। तैयार कौन करता है? तैयार इसको करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा। कब से तैयार करी है? 2002 से। साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न पढ़िए जब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। निम्न में से असुमेलित पद का चयन करें। 3 ऐसे हैं जो सुमेलित है, एक ऐसा है जो असुमेलित है। आज थोड़ा मेरा जोश कम है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत वीक है। अपना जोश आप बरकरार रखें, अपने जोश को मेंटेन करके रखें। हाँ जी, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नदी हैं और उनकी कुछ सहायक नदियाँ दे रखी है। तो आप लोगों को पहचानना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी है जिनकी सहायक नदी वो नहीं है। लूणी सुकड़ी, चंबल पार्वती, माही जाखम या बनारस मेज। सही जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हां, बनारस मेज। इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। जी हां, यहाँ पर इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। साथियों अगर मैं लूणी की बात करूँ तो सुकड़ी इसकी सहायक नदी है, चंबल की पार्वती सहायक नदी है, माई की जाखम सहायक नदी है, परंतु बनारस की मेज सहायक नदी नहीं है। क्योंकि मेज तो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। मेज किसकी सहायक नदी है? चंबल की। परंतु यहाँ पर दे रखा था इन्होंने बनास के साथ, इसलिए हमारा जवाब हुआ बनारस मेज। अगर साथियों मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ आपकी इस सुकड़ी नदी के बारे में, सुकड़ी नदी के बारे में बात करूं तो साथियों इसके जो उद्गम होता है ना, वो उद्गम कहां से होता है? पाली से। सुकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? पाली से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इस सुकड़ी नदी पर ही बाकली बांध बना हुआ है। इस नदी पर एक बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध है?
बाकली बांध कहाँ पर बना हुआ है? बाकली बांध इस पर जालोर में। जी हाँ, ध्यान रखना, बाकली बांध जालोर में बना हुआ है। जबकि सोगड़ी नदी प्रवाहित कहाँ से होती है? पाली से ये प्रारंभ होती है। साथियों, आगे की बात करूं अगर मैं आपके इस पार्वती नदी को लेकर, तो पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है विंध्याचल श्रेणी से। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखला है वहां पर एक स्थान है सेहोर। जी हाँ, सेहोर, कभी कभार ऑप्शन में सेहोर आ जाता है, कभी कभार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है। ध्यान रखना, सेहोर जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। सेहोर मध्य प्रदेश से ये नदी प्रवाहित होती है और हमारे यहाँ पर आकर अंत में वो चंबल नदी में मिल जाती है। साथियों, आगे की बात करूँ मैं तो अगली नदी हमारी जाखम नदी। जाखम नदी को बात करूँ मैं तो इसका जो उद्गम होता है वो जो हमारा नवीनतम जिला है राजस्थान का, कौन सा नवीनतम जिला कब बना? वेरी गुड, जो हमारा नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, उसकी ही एक तहसील है छोटी सादड़ी। जी हाँ, छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी कहाँ पर पड़ती है? प्रतापगढ़। ध्यान रखना, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में पड़ती है और छोटी सादड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो साथियों, जो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी तहसील है वहाँ की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है और ये जो अंत में जाखम नदी जाकर माही नदी में प्रवाहित हो जाती है, मिल जाती है, उसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। परंतु जो आपकी मेज नदी है साथियों, ये मेज नदी मैंने किसकी सहायक बताया था? इसको चंबल की सहायक बताया था। अच्छा, की बात करूं तो इसका जो मैं उद्गम की बात करूं सबसे पहले तो मांडलगढ़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मांडलगढ़ कहां पर पड़ता है? मांडलगढ़ बहुत प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इसका क्या होता है? उद्गम। और उद्गम होने के पश्चात कोटा के पास में चले जाती है, कोटा के पास और बूंदी की लगभग सीमा पर जाकर ये किस में मिल जाती है? आपकी चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये प्रश्न आरएएस के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी जनरल एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके ये प्रश्न नहीं आता है। ये प्रश्न स्पेशल रूप से आरएएस के बच्चों के लिए है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बाकी जो बालक देख रहे हैं, बाकी जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ईश्वर की कृपा से आगे जाने वाले समय में आप लोग भी आरएएस की तैयारी करो। साथियों, कथन, आजकल ये प्रश्न आरएएस में तो खैर लगभग मुझे लगता है कि 40% जो प्रश्न है वो कूट से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहले ये प्रश्नों का जो ट्रेड था वो यूपीएससी में हुआ करता था, अर्थात आईएएस की जो एग्जाम्स होती थी, सिविल जो एग्जाम्स होती थी वहाँ पर होता था, परंतु आरपीएससी के द्वारा भी पिछले कुछ 1-2 पेपरों से ये पैटर्न अपना लिया गया है और यहाँ पर भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। देखो, समझ रहे हैं इस प्रश्न को, और ये प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कथन, 2 कथन दे रहा है आपके सामने। पहला कथन को पढ़ो आप। कथन 1 कह रहा है कि राजस्थान की पश्चिम में, राजस्थान का जो पश्चिम भाग है, पश्चिम में मरुस्थलीय जिलों में, मरुस्थलीय सारे के सारे जिले लगभग पश्चिम के, आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मरुस्थल के पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं उनमें आजकल खाद्यान्न, खाने लायक जो फसलें वो खूब उत्पादित हो रही है। फिर दूसरा बता रहा है कथन नंबर 2, इस कथन को अपन लोग कारण भी कह सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी बार ये कारण के रूप में आता है ना। तो यहाँ पर बी जो कारण है वो कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। दोनों कमेंट पढ़ लिया आपने, एक कथन पढ़ा और एक कारण पढ़ा आप लोगों ने, है ना। कथन और कारण के रूप में समझो इसको। एक कह रहा था कि पश्चिमी जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न हो रही है। दूसरा कथन कह रहा है कि साहब इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। प्रश्न क्या कह रहा है आप देखो, सही विकल्प का चयन करो। विकल्प देखो एक बार। विकल्प कह रहा है पहला कि कथन व कारण दोनों सही है, कथन व कारण दोनों सही है। बी कह रहा है कि साहब कथन व कारण दोनों गलत है। कथन सी कह रहा है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, या व्याख्या नहीं करता है कारण। कथन के संदर्भ में ऑप्शन डी कह रहा है कि कथन गलत है पर कारण सही है। सही जवाब दीजिए आप फटाफट। आरएस की तैयारी करने वाला हर बालक जवाब देगा इस प्रश्न का, फटाफट जवाब देते चलो। साथियों, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के जवाब की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथन व कारण दोनों सही है। अर्थात कथन
कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कैसे सही व्याख्या करता, पीछे एक बार चलना पड़ेगा वापस अपने को। कथन देखो, कथन जो दूसरा था ये देखो, पहला है इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। इसी की वजह से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न उत्पन्न होने लगे हैं। तो दोनों कथन और कारण दोनों क्या हैं, सही है। यहां पर हमारा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राज्य में मंत्री परिषद, जी हां, यहां पर राज्य की बात हो रही है। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जी हां, प्रश्न को गौर से समझना, क्या पूछना चाह रहा है। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कल के हमारी जो सीरीज थी, उस सीरीज में सभी बच्चों के प्रयास मिले जुले थे, बहुत अच्छे प्रयास थे सबके। अपना हरि संवर, निखिल, वीएम चौधरी, शौजीराम, विष्णु राजपूत, अजीत, पूनम, आरती, सीमा, मोहसिन, अमरचंद, सतीश, रमेश, सभी लोगों के प्रयास बहुत बेहतरीन थे। सब लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमेंट्स कर रहे थे और इन कमेंट्स को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत ही अच्छा लाभ उठा पा रहे हैं इस सीरीज का। शालू, सीमा, पिंकी, बाबूलाल, सुमन, जितेंद्र, राम चौधरी, बाबूलाल, कमलेश कंवर, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यूं ही पढ़ते रहे, यूं ही आगे बढ़ते रहे। और अगर आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि ये सीरीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो रही है। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या इस सीरीज को बंद कर दिया जाए? जी हाँ, क्या इस सीरीज को और आगे नहीं रखा जाए, या फिर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आगे तक चलती रहे और जब तक लॉकडाउन हो तब तक आप लोगों के साथ कंटिन्यू रूप से इस सीरीज को हम लोग लगातार जारी रखें, या उसके बाद भी जारी रखें? कितना बेनिफिशियल आपके लिए सीरीज, मुझे कमेंट में आप लोग जरूर डालें एक बार कि ये सीरीज आप लोग कितने दिनों तक और चाहते हैं। क्या आप लोगों के लिए ये सीरीज फायदेमंद है, यस या नो? और अपना कमेंट जरूर डालिएगा आप लोग आज। साथियों, अब तक भी जिन्होंने इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया है, वो पहले फटाफट शेयर करें, उसके बाद ही आगे चलूंगा मैं। शेयर करें, फटाफट शेयर करें अपने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप लोग शेयर कीजिएगा इसको। चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप पर मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जो भी हमारी नई सीरीज़, जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए जो नए वीडियोस उपलब्ध होंगे, वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राज्य, मुझे यकीन आप सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा। आप सभी लोग बेहद ही प्रभावित हैं इन सारी चीज़ों से और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग अपना योगदान देना चाह रहे हैं। और ये भी एक आपका अप्रत्यक्ष योगदान है कि इस वीडियो को आप लोग हर जिनको आवश्यकता है उन हर आवश्यकता वाले बालक के पास आप पहुंचा पा रहे हैं। साथियों, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से पूछ रहा है, किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति? कमेंट करो जवाब फटाफट। जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और जल्दी करो कमेंट, फटाफट कमेंट कीजिए। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है राज्य की, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। पूरी बात करूंगा इसकी, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं साथियों, सबसे पहले तो आपका अनुच्छेद 164, जी हाँ 164 में मैं पहले ख की बात कर लेता हूं। 164 ख के अनुसार प्रावधान लिखा हुआ है कि साहब आपकी जो राज्य मंत्री परिषद होगी, वो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? 164 ख में। कौन से में लिखी हुई है? 164 ख में। परंतु एक बात और ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 164 क में एक बात और इंगित की गई है, और वो बात यह है कि राज्य की मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत ही अपने पद पर बनी रह सकती है। मतलब क्या हुआ? मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर हुआ कि 164 का ये कहता है कि जब तक राज्यपाल का प्रासाद का मतलब आशीर्वाद उन पर प्राप्त है, तब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। परंतु साथियों, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अनुच्छेद 164 ख इसी के लिए या
64 कै को ही पूरी तरीके से परिभाषित करता है और यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका को गौण कर देता है, क्योंकि राज्य की मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। अगर एक डूबे तो सब डूबे और सब डूबे तो एक डूबे वाली कहावत इन पर लागू हो जाती है, तो पूरी तरीके से डिपेंड हो जाती है विधानसभा के प्रति। साथियों, आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा प्रश्न, आप लोगों को नॉलेज को बेहतरीन तरीके से बढ़ाने वाला प्रश्न है। किस विधानसभा चुनाव में, जी हाँ, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? साथियों, 184 सीटें कब तक थी और उनको बढ़ाकर 200 कब किया गया? सबसे पहले विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? इन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मुझे जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में, चौथी विधानसभा, पांचवी, छठी या सातवीं विधानसभा? अपने कमेंट में जवाब फटाफट दीजिए आप लोग, ताकि इस प्रश्न की उत्सुकता को खत्म कर सकूं। साथियों, यहां पर जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हां, छठी विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 200। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निर्णायक प्रश्न है। अब 200 निश्चित कब तक की गई है? कमेंट करो मुझे। कब परिवर्तन किया जाएगा विधानसभा की सीटों में? कमेंट करो मुझे फटाफट। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं आपकी विधानसभा की, तो छठी जो विधानसभा थी, इस छठी विधानसभा इस छठी विधानसभा को बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। साथियों, छठी विधानसभा का जो चुनाव थे, वो पहली बात तो याद रखो 1977 में आयोजित हुए थे। कब हुए थे? 1900। अच्छा, मतलब उस आपातकाल के जस्ट बाद, आपातकाल, पहले 1972 की सरकार बनी, 1972 के पश्चात अगली जो सरकार बनी 77 में, उससे पहले आपातकाल की स्थिति यहाँ पर लागू थी। तो आपातकाल के जस्ट बाद यहाँ पर छठी विधानसभा गठित हुई थी। साथियों, अगर आपको विदित हो तो मैं बता दूं, 1952 से लेकर और 1972 तक लगातार, जी हाँ, 52 से लेकर 72 तक लगातार कांग्रेस एक छत्र राज करती रही थी और 5वीं विधानसभा तक कांग्रेस का बोलबाला रहा था। इन सभी विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभाओं में विजेता कौन रही थी? आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। परंतु 5वीं विधानसभा के बाद में आपातकाल ने देश को झकझोर के रख दिया और छठी विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के परिणाम बड़े ही खतरनाक रहे, बड़े ही जबरदस्त रहे। उस परिणामों में एक नया दल निकलकर हमारे सामने आया और वो दल था जनता पार्टी। जी हां, इस छठी विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार चुनी गई साथियों, और ये जनता पार्टी आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई। साथियों, जनता पार्टी की अगर बात करूं तो 1977 में भैरव सिंह शेखावत, जो कि उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे, 1977 में भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनाई गई, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। भैरव सिंह शेखावत को लेकर एक प्रश्न और बनता है साथियों, ध्यान रखना, राजस्थान में पहले, जी हां, राजस्थान में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। कमेंट कीजिए मुझे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कमेंट करो फटाफट। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? और यहां पर प्रश्न हमारा था कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका जवाब था भैरव सिंह शेखावत, जो कि छठी विधानसभा में जनता पार्टी को विजय करवा कर लाए थे। और साथियों, जनता पार्टी को अविस्मरणीय जीत इसी छठे विधानसभा चुनाव में मिली 152 सीटों पर। जी हां, 152 सीटों पर जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई और कांग्रेस मात्र 41 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिन्होंने 5 विधानसभा के चुनाव तक लगातार विजयश्री प्राप्त की थी। वो विजयश्री का अंत हुआ और यहां पर गैर कांग्रेस की सरकार बनी और जनता पार्टी का उदय हुआ। यह था हमारा छठी विधानसभा का थोड़ा सा अनुमानित और थोड़ा सा विश्लेषण आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 नाम बदल दिया गया। और क्या नाम रखा गया है इसका नया? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कमेंट करो मुझे फटाफट। 76 का नाम बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग छिंतर किस जिले से नहीं गुजरता है? मतलब इन 4 में एक ऐसा है जहां से छिंतर नहीं जाता है। जवाब दो फटाफट। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। कमेंट करो फटाफट, कमेंट। साथियों यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हां, राजसमंद से। साथियों सिरोही में निकलता है, उदयपुर में भी निकलता है, चित्तौड़ में भी निकलता है, परंतु राजसमंद से नहीं जाता है। समझेंगे, देखो समझेंगे अगले चित्र के माध्यम से। स्लाइड देखिए, चित्र देखिए। और अगर जिन बालकों ने आज तक भी राजमार्ग के टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, वो पहले तो मैं जो अगली स्लाइड पर मैप रख रहा हूँ उस मैप को डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इस मैप से सारे के सारे राजमार्गों को रख जाना। ये रहा मैप आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, ये मैप है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने एक साइड भी यहाँ पर लिख रखी है। ये सारा का सारा आपका राजस्थान का राजमार्ग वाला सिस्टम है। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो NS छिंतर है इसकी शुरुआत देखो, ये पिंडवाड़ा, सिरोही में पिंडवाड़ा है, यहाँ से हमारे राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ। पिंडवाड़ा सिरोही से आगे चलते हैं हम लोग। पिंडवाड़ा सिरोही से देखो ये उदयपुर में आ गया। उदयपुर मुख्यालय पर पहुँच गए हम लोग। उदयपुर मुख्यालय पर पहुंचने के पश्चात देखो ये चित्तौड़ में होकर निकल गया। चित्तौड़ में निकलने के पश्चात कुछ हल्का सा ये भीलवाड़ा में भी चला गया। भीलवाड़ा में जाने के बाद थोड़ा सा बूंदी में गया, फिर कोटा में निकल गया और कोटा से आगे जस्ट कहाँ निकल गया? ये 12 होते हुए मध्य प्रदेश की ओर निकल गया। तो हमारे राजस्थान की प्रश्न हमें राजस्थान से संबंधित ही पूछने, तो एक तो आप ध्यान रखना आपका सिरोही कहाँ पर है? आपके सिरोही में। अगर दूसरा पूछे आपसे तो दूसरा आप लोग याद रखेंगे उदयपुर। कौन सा याद रखेंगे? उदयपुर। अगर और आपसे पूछे तो याद रखेंगे आप लोग चित्तौड़। कौन सा याद रखेंगे? चित्तौड़। 3 बता दिए। सिरोही से शुरू हुआ, उदयपुर पहुंचा, चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़ के पश्चात आपके भीलवाड़ा में भी पहुंचा, भीलवाड़ा के पश्चात बूंदी में पहुंचा, बूंदी के बाद कोटा गया और लास्ट कहाँ निकला इसका? 12 में। ये था आपका ये NS छिंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग राजमार्गों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि मैपिंग के माध्यम से सारी आउटलाइंस आपको दी हुई है। ये डाउनलोड कर लेना या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार फटाफट ले लीजिए। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? इस स्क्रीनशॉट से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक मैं और चीज़ बता देता हूँ, इस मैप को आप लोग फोटोकॉपी जब आपको समय मिले, जब लॉकडाउन खुले उसके बाद में, राजमार्ग पढ़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि आप लोग एक मैप लो, मैप की फ़ोटोकॉपी कराओ बड़ी चौड़ी सीट पर, और A2 पर फोटोकॉपी कराने के पश्चात उस पर लेमिनेशन कर लो। लेमिनेशन करने के बाद में जो आपका अनपरमानेंट मार्कर होता है, उस जो बोर्ड पर लिखते हैं अपन लोग, उस मार्कर से आप लोग सिंबल करते हुए और इस प्रकार से आप लोग इस राजमार्गों को सीख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी, जी हाँ नई डिजिटल करेंसी, बहुत बढ़िया, डिजिटल करेंसी बढ़ रही है जी, विश्व जगत में डिजिटल करेंसी बढ़ रही है। क्या होती है डिजिटल करेंसी? देखिए मुझे एक बार कमेंट करना, डिजिटल करेंसी किसे कहते हैं? क्या नुकसान है डिजिटल करेंसी के और लाभ क्या है? पहले तो लाभ बताओ, अभी लॉकडाउन के दौरान लाभ बताओ डिजिटल करेंसी के। डिजिटल करेंसी जिसका नाम है DCEP, याद रखना DCEP लॉन्च की है सऊदी अरब ने, भारत ने, चीन ने या अमेरिका ने? एक नालायक का भी नाम ले लिया मैंने। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। सऊदी अरब, भारत, डैश 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 या फिर अमेरिका। जो राइट आंसर होगा साथियों आपका, फटाफट करो कमेंट, फटाफट। जी हाँ, आपका जल्दी करो कमेंट, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, जी हाँ चीन। चीन ने हाल ही में DCEP नाम से एक नई डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। पहली बात तो आती है कि साहब डिजिटल करेंसी होती क्या है?
तो साथियों, और क्यों जारी की जा रही है? देखो, अपनी जो निर्गमन मुद्रा है उस मुद्रा के बहुत सारे नुकसान हैं। और अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पर संपूर्ण विश्व जगत में महामारी फैली हुई है, कोरोना। और ये कोरोना जो महामारी है, इस महामारी की अगर बात करूँ तो ये छूने से फैल रहा है। छूत टाइप ये बीमारी है, स्पर्श करने से वहाँ पर जो आपका इसका वायरस है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर फैल रहा है। तो नोट एक ऐसा माध्यम होता है किसी देश में किसी इस प्रकार की बीमारी को फैलाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, क्योंकि नोट एक व्यक्ति के हाथ से शाम तक होते होते 500 जगह पहुंच चुका होता है। तो इसीलिए हर देश चाह रहा है अब कि वो डिजिटल करेंसी को लॉन्च करे। परंतु साथियों, इसके बहुत सारे साइबर नुकसान भी होते हैं। और हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो फेसबुक है, जी हाँ, फेसबुक के द्वारा भी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उसका, मुझे कमेंट करो देखिए एक बार। फेसबुक ने कौन सी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, किस नाम से की थी? नाम बताइए, कमेंट करो फटाफट। 1 महीने पुरानी करंट है अभी। फेसबुक ने किस नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी? फटाफट कमेंट करो साथियों। उन्होंने नाम से लॉन्च की थी लिब्रा। जी हाँ, लिब्रा करेंसी। और इस लिब्रा करेंसी को भारत में आरबीआई ने अब तक अनुमति नहीं दी है। साथियों ध्यान रखना, आरबीआई इसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा लगा रखा है कि भैया साइबर हैकिंग की वजह से हम लोग इस डिजिटल करेंसी को हमारे भारत में भी मान्यता नहीं देंगे। हो सकता है आने वाले समय में डिजिटल करेंसी को भारत भी मान ले और स्वीकार कर ले, क्योंकि बढ़ते हुए वैश्विक परिवेश में अपने आप को बदलाव में लाना बहुत जरूरी है। जो बदला नहीं वो हार गया, जो बदला नहीं वो खत्म हो गया, मिट गया। साथियों, अपने आप को दुनिया में मेंटेन बनाए रखना है, दुनिया के साथ चलना है, तो आपको बदलना होगा दुनिया के और परिवेश के अनुसार। ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज नंबर 8। पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हमारी अभिनव आरएस अकेडमी की आप राजस्थान को जाने प्रतियोगिता सीरीज को लगातार ज्वाइन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। किसी भी प्रकार की अगर पढ़ाई से संबंधित कोई बाधा हो तो आप हमें निसंकोच व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आप लोगों को फुल सपोर्ट करेगी। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा वहाँ पर आपको सपोर्ट किया जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अंतिम समय में साथियों, प्रतिदिन जैसा आपको पता है प्रतिदिन लकी ड्रॉ के माध्यम से एक विजेता का अनाउंसमेंट किया जाए और विजेता को नगद पुरस्कार और अभिनव गिफ्ट पर उनको प्रदान किया जा रहा है। साथियों, गिफ्ट पर अभी लॉकडाउन के दौरान हम लोग उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के जस्ट बाद उनके घर के एड्रेस पर ही सारे के सारे जो गिफ्ट पर पहुंचा दिए जाएंगे। परंतु नगद पुरस्कारों में एक दो, जैसे कल हमने जो पुरस्कार घोषित किया था उनके द्वारा अभी तक भी हमें उसके खुद के फ़ोन पे नंबर व्हाट्सएप नहीं किए गए हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है जो भी विजेता रहता है वो विजेता अपने फ़ोन पे नंबर तुरंत प्रभाव से वहाँ पर कमेंट आते ही आप लोग अपने फ़ोन पे नंबर 992868, जी हाँ 9928689897 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी फ़ोटो और अपने फ़ोन पे नंबर, ताकि हम लोग इस टेस्ट सीरीज को पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा सके। पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें। और लास्ट में एक चीज़ और आप लोगों को, जैसे काफ़ी बालकों की बहुत ज़्यादा कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं कि सर नया बैच कब से शुरू होगा आरएस का, मैं उन सभी साथियों को कह देना चाहता हूँ, बेटा अभी वैश्विक महामारी के दौरान संपूर्ण हिंदुस्तान की शैक्षिक संस्थाएं बंद है। तो साथियों, आप भी अपने आस पड़ोस में जितने भी साथी हैं जो आरएस की तैयारी के लिए प्रेरित हैं, उन सभी बालकों को थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करें, समझाएं कि बेटा अभी लॉकडाउन के दौरान सारा सिस्टम है, बंद है, आप लोग भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अभिनव की। जो बालक अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो, और आरएस के जो बैचेस होंगे लॉकडाउन की समाप्ति के जस्ट बाद आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब से हमारे बैचेस शुरू होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जुलाई में या जून के एंड में हमारे बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, आरएस के नए बैच। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।